सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि लाहौर में डॉक्टर्स ने इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस दवा का कामयाब इस्तेमाल किया जा रहा है और 15 दिन में 8 मरीज अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। इस बारे में आज के प्रोग्राम में इस इलाज पर हमारे साथ माहिर डॉक्टर भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना के इलाज के खिलाफ एक सिरा पाकिस्तान के तिब्बी माहिरीन के हाथ लगता है कि आ गया है। इलाज शुरू होगा तो इसका फैलाव भी यकीनन रुक जाएगा। अच्छी खबर यह भी है कि कराची में कोरोना का कोई नया मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में इसके मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है, जिसे रोकने के लिए हुकूमत अपनी सारी तवानाइयां सर्फ कर रही है। पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर हमेशा एतराज उठाया जाता था। इसी पंजाब हुकूमत ने 9 दिन में 1000 बिस्तर का फील्ड अस्पताल बनाकर हैरान कर दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खुद को सियासी वसीम अकरम प्लस साबित कर दिया है। यह अस्पताल टीम वर्क का नतीजा है। अगर ऑपोजिशन भी हुकूमत के साथ मिलकर चले तो यह जंग भी आसानी से जीती जा सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह इत्तफाक़ राय अभी दोनों तरफ से नजर नहीं आ रहा। दोनों तरफ से शोला बयानी हो रही है। एक और दिल फिगार बात यह है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर भी गैर जरूरी बहस चल निकली है। पाकिस्तान में कोरोना किसकी वजह से फैला? कोई ईरान से आए ज़ायरीन को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा है, जुल्फी बुखारी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और कोई तबलीगी जमात के गैर मोहतात रवैयों को इसकी वजह करार दे रहा है। किसी के ख्याल में बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त देने वाली हुकूमत जिम्मेदार है। हकीकत बस इतनी सी है कि यह वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं बल्कि वबा से लड़ने का है। जो तवानाइयां एक दूसरे को झूठा साबित करने पर लगाई हैं, अगर वो इस मर्ज को हटाने पर लगें तो यकीनन ये मर्ज अपनी मौत आप मर जाएगा। क्या हमारे सियासी राहबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस बात को समझेंगे? आज सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब से और बाबर डोगर साहब से भी बात होगी, लेकिन पहले आज के हम डेवलपमेंट्स देखिए। असद खरल साहब, आज फंड का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया, प्राइम मिनिस्टर फंड, जो कि इसीलिए है कि गरीब लोग हैं उन तक राशन पहुंचाया जा सके, खुराक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने ऐलान ये भी किया कि एक फेसबुक पर भी वो एक तरह से एक अकाउंट ऐसा बना रहे हैं कि जहां पर पता लगेगा ज़रूरतमंद कहां किस जगह पर हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो उनकी मदद करना चाहते हैं, ताकि उनको पता हो, ये ना हो कि एक ही जगह पर कर रहे हैं या उनको पता ही नहीं कि किस जगह आप ज़रूरत है, तो खुद से भी डायरेक्ट अब फंड भी है और डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले जो बात करना चाह रहे हैं वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस मुल्क में खड़ी हो गई है। हर कोई इस पर बात कर रहा है। खुदा न खास्ता इसको मसलक की तरफ भी ले जाने की कोशिश हो सकती है, जो बड़ा खतरनाक है इस वक्त जब हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं चलें और नहीं तो शैल रज़ा साहब की मिसाल देता हूँ। वो जिम्मेदार हैं, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली भी हैं। उन्होंने भी ये कहा कि 2 लोग इस वक्त कसूरवार नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। जो ईरान से ज़ायरीन आए वो उन्होंने एहतियात नहीं की, दूसरा तबलीगी जमात के लोग, और वो कह रही हैं कि अभी भी वो उस तरह मोहतात नहीं हो रहे और अभी भी ताबुन नहीं कर रहे। अब वो भी ये दोनों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर अभी मुझे बताई जा रही है कि कराची में मजीद 33 केस सामने आ गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि थोड़ी देर पहले तक, सुबह तक आप यूँ समझ लें, कहा जा रहा था कि कराची में कोई केस नहीं, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब 33 केस और सिंध से आ रहे हैं। सिंध से 33 केस और आ गए हैं। तो अब आपकी नज़र में खरल साहब कौन कसूरवार है? क्या कहें? कोई के ज़ायरीन का कह रहा है, कोई कह रहा है जी तबलीगी जमात है, क्योंकि अभी ये हुआ है कि तबलीगी मरकज़ को भी बिल्कुल वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू में इसलिए कह रहा हूँ कि इसको टारगेटेड कर्फ्यू कहेंगे कि कोई आ जा नहीं सकता, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, बाकी रायबंड में किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ लोगों को उन्होंने करंतना मुंतकिल कर दिया क्योंकि 27 अफराद में तस्दीक हो गई थी और 2200 लोग अब भी वहाँ मरकज़ में मौजूद हैं। तो और यह भी कह दिया गया है कि जो जहाँ है, जिन मसाजिद में तबलीगी के जो भी ग्रुप्स गए हुए हैं वहीं पर रहे, वहाँ से ना निकलें, लोगों से ना मिलें। आपको क्या लगता है कौन कसूरवार है? देखिए, मेरा ख्याल है अब ये ब्लेम गेम से थोड़ा सा हमें उसामा साहब आगे निकल के ये देखना है कि इस जो अफरियत से किस तरह हमने निपटना है, नंबर्स आजमा किस तरह उठाएं। जो पीछे मामला हो गया, जो गलतियां हो गई, मुझे ये बताएं कि क्या ये ज़ायरीन की वजह से हुआ ये, यानी या वो लेके आए हैं सारे इसको? ये एक अल्लाह ताला की तरफ से जो भी समझे एक अजाब, मैं तो इसको समझूंगा कि जो चाइना से जिस तरह अभी तक की जो सारी सूरत हाल यही नज़र आ रही है
कि चाइना के एक शहर से ये मामला उठा। अब ये पाकिस्तान में एक भी केस चाइना से नहीं है। मामला ये है कि पाकिस्तान में एक भी केस चाइना से नहीं है। मैं आ रहा हूं चाइना से, इसलिए एक केस भी नहीं है। एक तो ये है कि चाइना में अच्छे इंतजाम थे, जो शोर शराबा उस वक्त तो यही पड़ा ना, बहुत सारे एंकर, बहुत सारे टॉक शोज पे बहुत सारा रौला डाला जा रहा था जनाब वहाँ पे लोग जो है। इसीलिए मैंने चाइना में मौजूद जो डॉक्टर थे कि उनसे पूछा, हमने इस प्रोग्राम में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। तो उन्होंने कहा ये सारी इररिस्पॉन्सिबल जो वीडियो चल रही थी, आपको पता है ना, एक वो आया, उन्होंने कहा जी खून के आ रहे हैं, उसको बुला नहीं रहे, एक हाइप क्रिएट होगी। किसी ने कहा जी इंडिया वाले ने सबको बुला लिया है, पाकिस्तानी नहीं बुला रहे, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है। अभी ईरान को नहीं चाहिए था इन लोगों को वहां सहूलत देते, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, यही वहां उनको करंटीना करते। क्या तबलीगी जमात के अहम लोग ओहदेदार उनको फौरन सबको भेज देते, मामला यही है, आप जहां हैं वहां रुक जाएं। सर 1 महीने से ये बात हो रही है कि आप मेलजोल खत्म करें ना करें, तो वो लोग जाहिर है उनके पास सबका एक डाटा होता है, आईडी कार्ड्स होते हैं, वो भी तो ये कर सकते थे। कुछ जिम्मेदारी, दो चीजें फर्क जरा समझे। चाइना के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को जब चाइना ने ये एश्योरेंस दी कि जितने भी आपके पाकिस्तानी यहाँ पे आए हुए हैं जो डॉक्टर के बनने के लिए, जो बाकी मुख्तलिफ जो वैसे भी पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनकी जो भी सेहत के हवाले से हम आपको यकीन दहानी कराते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। शुरू में बच्चियां घबराए हुए थे, स्टूडेंट्स भी और दूसरे लोग भी, लेकिन बाद में जो इंतजाम इस्लाम आपने देखा ना, चाइना ने काबू पाया जी। और वो फैसला पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर उस वक्त बड़ी शदीद तनकीद हो रही थी कि जनाब सारी दुनिया ले गई चाइना से निकाल के, इंडिया ले गया, ये ले गया, वो ले गया, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं निकाल रहा। वो इमरान खान से अपने रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पे उन्होंने यही बताया कि चाइना में निज़ाम अच्छा था और हमारे पास क्या वो इंतजाम था, तो हमने अगर नहीं लाया तो वो लोग अच्छा हो गया। आगे आ गया ईरान का। ईरान के अंदर जो देखिए ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, जो भी आपने शैला रजा की बात की, नून लीग वाले बात करते हैं, सिर्फ इमरान खान साहब का चूंकि करीबी साथी है जुल्फी बुखारी, और वो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उसके स्पेशल जो उनके मामले खसूसी हैं, ठीक है। अब मामला यह है कि उनके साथ मसल की जो मामला बना के और ईरान के हवाले से एक वो वीडियो ऑडियो जारी हुई कि किसी खातून की जो आने से पहले, हालांकि उनसे उनका कोई रोल नहीं है। देखिए ये फॉरेन ऑफिस का मामला है, ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जो है ये उनका मामला है। अच्छा। मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका कोई तल्लक नहीं है। डोगर साहब भी बेहतर जानते हैं। मामला ये है, एक तो ये होगा ईरान ने क्या किया, बात समझे सर, अगली खबर पर जाना है सर, टाइम नहीं है। ईरान ने स्टैंप लगा दी, इजाजत दें। ईरान ने उनको एग्जिट की स्टैंप लगा दी और बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं ईरान को चाहिए था, मैं पाकिस्तानी हुकूमत लेकिन ईरान का तो कसूर है, वहां ये एहतजाज तो किया जा सकता है ईरान के साथ कम से कम। बाबर साहब आप मुझे बताएं, आगे मेयर की बात अच्छा इस पर जरूर आप रोशनी डालें कि आपकी नजर में आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप दूसरी छोटा सा तबलीगी जमात की आज की सक्खर में सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को लिखा है कि जनाब इनको वहां पे लेके जाया जाए। मस्जिद से वो बैठ गए हैं, यानी वो सक्खर से उनका हमारे पास इतना जो कंटीना जो सेंटर है या मस्जिद है वहां पे जगह कम पड़ गई है। अच्छा, तो मामला जी इस तरह जो आपने यहाँ पे 2200 लोग अगर आए हैं, क्या अगर खाना काबा में तवाफ बंद हुआ पड़ा है, मस्जिद शुरू हो गया दोबारा, तो वो दोबारा शुरू हो गया। लेकिन ये 2200 लोगों ने आके अपनी जान को खतरे में डाला। 27 लोगों के डस्का के अंदर देखे पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट। अगली खबर में आप कीजिएगा, आपके पास बड़ी तफसील है मुझे नजर आ रहा है। अच्छा बाबर साहब, ये स्ट्रेटजी सही है, ये टारगेटेड कर्फ्यू की, इस्लामाबाद से 3 इलाकों को इस तरह बिल्कुल एक कर्फ्यू, लॉकडाउन का लफ्ज़ कहा जा रहा है, लेकिन मैं इसलिए कर्फ्यू कह रहा हूं कि वाकई उन इलाकों तक कर्फ्यू था, कोई आ जा नहीं सकता। अब आहिस्ता आहिस्ता वहां से हटाया जा रहा है। इस्लामाबाद के 3 इलाकों में ये तजर्बा कामयाब रहा, अब वहां खतरा कम है, तो कहा जा रहा है कि तीनों इलाकों को एक एक करके वहां से हटाया जाएगा और फिर जो ओवरऑल सिचुएशन है पूरे इस्लामाबाद की उसी तरह से उन इलाकों की होगी। लेकिन ये तबलीगी जमात रायवंड लाहौर के करीब बड़ा मशहूर इलाका है, सब लोग इससे वाकिफ होंगे, उसको बिल्कुल सील कर दिया गया है। 27 लोगों में पॉजिटिव आया, बाकियों के टेस्ट किए जा रहे हैं, तिब्बी अमला वहां पर पहुंच चुका है। इसी तरह टारगेटेड कर्फ्यू लगाना, ये स्ट्रेटजी आपको सही नजर आ रही है? उसामा साहब बिल्कुल ये एक बेहतर तरीका है। इसमें अब सबसे बड़ा इशू ये है कि रायवंड में जब तबलीगी इज्तिमा होने जा रहा था तो उस वक्त बार बार इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप तबलीगी इज्तिमा ना करें, वो मुलतवी कर दिया गया था, को ना बुलाएं सर। लेकिन उस वक्त 2 लाख लोग वहां पर आ चुके थे। जब उसको मुलतवी किया उस वक्त तक 2 लाख लोग वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। उसके बाद उनको डिसबर्स किया गया, वो वही लोग जो थे वो जमातों में मुस्लिम मसाजिद में चले गए। अब देखें कि इस्लामाबाद वहां से टीमें जाने ही नहीं देनी चाहिए,
जानी ही नहीं चाहिए थी। मसला ये था तबलीग सबसे बड़ी उस वक्त ये थी, तबलीगी इज्तिमा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए था। बहैसियत सिटीजन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें। उसामा साहब, अगर आप खाना काबा को खाली करा सकते हैं, अगर आप मदीना को खाली करवा सकते हैं जी जी, तो फिर ये तबलीग इज्तिमा जो है इनको भी ख़त्म किया जा सकता है फॉर ग्रेटर नेशनल सेक। लेकिन मसला ये कि अब ताफ्तान वाला इशू बार बार कह रहे हैं आप, ताफ्तान में गवर्नमेंट से गलती हुई है। खैर साहब, आप जो मर्जी कहें, अगर वो ईरान ने वापस धकेल दिए थे तो उनका प्रॉपर अरेंजमेंट करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमें चाहिए था कि बसों के जरिए से उनको कोयटा शिफ्ट करते, कहीं की शिफ्ट करते। और उसामा साहब, डीजी खान में जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनके साथ किया वो तो सबसे वर्स्ट था कि आपने डीजी खान में उन सबको एक कमरे में 6 बंदों को बिठा दिया, जेल बना दी वहां पे। अब ये है कि जो पॉजिटिव है उनको अलग कर रहे हैं और जो नेगेटिव जिनका आ रहा है, जो अब सब वो जिनको नहीं भी था उनको भी हो गया। 207 जो बंदे थे वो सब ये थे, ये पंजाब गवर्नमेंट की बेवकूफियों की वजह से। प्रोड्यूसर ने कहा अगली खबर पर जाना है, लेकिन फिर भी मैं उसकी हुकूमतुली कर रहा हूं माजरत के साथ कि ये सुबह सिंध में अब जुमे को कहा जा रहा है 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन, जिसको आप कर्फ्यू कहते हैं, वो 3 घंटे का एक तरह से कर्फ्यू होगा। जुम्मे के दिन जाहिर है कि फिर भी लोग निकलते हैं। वो झड़पें भी एक छोटी मोटी देखी गई कि लोग कहते हैं जी हमने जुम्मा पढ़ना ही है, उससे मना भी किया। 33 लोग सिंध में सामने आए हैं, कराची में, और वहां पर जो सरकारी तौर पर बताया जा रहा है कि सारे लोकल ट्रांसमिटेड, यानी बाहर से कोई नहीं आया। तो उधर इतनी सख्त लॉकडाउन के बावजूद अगर ये हो रहा है तो फिर पंजाब और सिंध एक जैसा, इसका मतलब ये है कि कोरोना अपने नेक्स्ट फेज में दाखिल हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा 1 हफ्ते में पता लग जाएगा कि इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, और वो कह रहे हैं 1 महीना अगर हमने एहतियात कर ली तो हम तकरीबन जो नजर आ रहा है वो 25,000 तक लोगों को मुतासिर किया। अगर ना की तो 50,000, और अगर खुदा न खास्ता 50,000 या इससे ऊपर गया तो हमारे पास गुंजाइश नहीं हमारे हॉस्पिटल्स में। उसामा साहब, मैंने आपको जो वो दिखाया था फिगर, जो गवर्नमेंट ने एक प्रेजेंटेशन दी थी प्राइम मिनिस्टर को कि अगर ये केसेस हमारे कोरोना हमारे हाथ से निकल गया तो फिर इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। अब मसला ये कि गवर्नमेंट का रोल मदर टेरेसा का नहीं है, गवर्नमेंट को कहीं से सख्ती भी करनी पड़ती है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये जो लॉकडाउन किया गया इसका मकसद ये छुट्टियाँ नहीं थी, ये नहीं था कि लोग एंजॉय करें। मकसद ये था कि लोग अपने घरों तक रहें, घरों से बाहर ना निकलें, और गवर्नमेंट जो थी गरीब लोगों को फैसिलिटेट करेगी। अब मैं आपको बताऊं कि लाहौर में मुखैर हजरात, अल खिदमत फाउंडेशन और ये जितनी भी NGOs हैं या मुखैर हजरात हैं, वो दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। सर, लोगों ने मिसालें कायम की हैं जिस तरह से मदद की जा रही है। अभी तक अगर किसी की मदद नहीं आई तो वो गवर्नमेंट की नहीं आई। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आज 12-13 दिन हो गए, अभी तक सिर्फ प्लानिंग ही की जा रही है, अभी तक डाटा ही कलेक्ट किया जा रहा है, उससे आगे लोग कुछ बड़े नहीं परेशान हुआ। है। मुझे लाहौर से कॉल्स आ रही हैं, दूसरी तरफ से लॉकडाउन कौन सा है, लोगों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं, लोग जो है वो घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अल्टीमेटली अगर आपने लॉकडाउन की तरफ जाना था उसकी प्लानिंग कर लेते बेहतर, और उससे चाहिए था कि आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट करते। बाबर साहब, ये भी कहा जब आप लोगों की गैदरिंग नहीं रोकेंगे, लोगों को घरों तक रहने पर मजबूर नहीं करेंगे, तो फिर नेक्स्ट फेज तो सर, जिस एक घर में एक कमरे में 7 लोग रहते हैं, मियां बीवी बच्चों समेत, उसका आप क्या लॉकडाउन उसका करेंगे सर? वो तो घर में बैठे अगर 7-8 लोग हैं, ये भी देख लें, भूख से ना मर जाए, वो अंदर बैठे बैठे। इतनी जल्दी तक आप खुद कह रहे हैं डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा। मुझे लाहौर से कॉल आ रही है, जो मजदूर तबका था वो रो रहा है, कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं, नहीं उन तक इमदाद पहुंच रही। कराची में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने तंग आके आज कहा कंस्ट्रक्शन को हम खोलना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब ने रेंजर्स बुलानी पड़ रही है के अलावा अभी तक क्या किया है? रेंजर्स गाड़ियों को। उसामा साहब, मसला ये कि प्रैक्टिकली अभी तक पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट ने किया क्या है? कभी तक पहली खेप राशन की लोगों को नहीं मिली। मैं आपको सामा साहब, और ये 15 दिन हो गए तकरीबन। प्राइवेट सेक्टर तो कर रहा है, एक्सपीरियंस जोकर साहब ने बताया। मैं आपको प्राइवेट सेक्टर कहां तक करेगा? आप हर दूसरे दिन तकरीर कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। लोग, आपने 4 अप्रैल की डेट दी थी लॉकडाउन तक की, अब 14 पे चली गई। मसला ये कि 4 अप्रैल तक लोगों को गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया है?
मेरा सवाल तो ये, इन 14 दिनों में फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ने किया क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने लोगों को 12,000 देने का कहा था, अभी तक उसकी छोटी सी पर्सनल मैं एक्सपीरियंस आपने खुद कह रहे हैं कि किसी तबके को तनहा नहीं छोड़ सकते। उनका बयान चल रहा है इस वक्त, ब्रेकिंग आप देख रहे हैं बोल की स्क्रीन पर, कि किसी तबके को तनहा नहीं छोड़ सकते। पाक फौज के जवान मुल्क के कोने कोने में पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। आप देखिए मतलब ये इदारा बॉर्डर्स पर, और दोनों बॉर्डर्स पर तारीख में शायद ऐसी पाकिस्तान की काम हुआ है। मशरकी बॉर्डर पर भारत दुश्मन बैठा है, मगरबी बॉर्डर पर उसने हालात खराब करवा दिए अफगानिस्तान, वहां भी है। इंटरनली दहशतगर्दी का सामना अलग से था, अब ये एक और आफत। तो फौज कहां जाए? फिर भी वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, पूरी तरह से फौज मुतहरिक जा रही है। अच्छा, एक फौज बना रहे हैं। एक चीज बता दें, जब आपके पास सिविल सर्विस है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यूथ फोर्स इस वक्त बनाने का, ये जो टाइगर फोर्स बनाने का सर वो कम है ना, वो मजिस्ट्रेट उसको देखेगा, बाबर साहब मजिस्ट्रेट उसको देखेगा। अच्छा मुझे बताइए, अगली खबर इससे जोड़ लेंगे, आप सारे पीटीआई को उसमें शामिल कर देंगे और बाद में नई कंट्रोवर्सी सामने आएंगी तो मचा रही है। अगर वो कोई बच्चा आता है, कोई नौजवान आता है, वो बगैर किसी तनख्वाह के सर्विसेज देता है, क्या हो गया? आप नहीं, ये जो शहबाज शरीफ का बयान है कि जी मुश्तरका ये मफादात की कौंसिल का इजलास रोजाना की बुनियाद पर बुलाया जाए, पार्लिमानी इजलास बुलाएं, और जो शहबाज शरीफ साहब वहां पर बैठकर मास्क पहनकर टीवी लगाकर वो जो रोज अपने लोगों से कह रहे हैं, उस तरह खत्म होगा? फिर ये वो तरीका है क्या? रोज बुला लें इन लोगों को, टेलीकॉन्फ्रेंस कर लें, उस तरह हल हो जाएगा? किस तरह की टाइगर फोर्स बनाने का, तो नून लीग शेर फोर्स बना ले, नून लीग बना ले शेर फोर्स। सब बात जाला फोर्स नून लीग की नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, नून लीग का काम नहीं है। दुनिया में लोगों को रिलीफ देना हुकूमत का काम है। चीन में भी उन्होंने जो उनकी पॉपुलेशन थी उसको इस्तेमाल किया था। हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, नौजवान सबसे ज्यादा है, क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करें? आप जरूर इस्तेमाल करें। क्या हमारे पास पुलिस, फौज, इतने एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे, इतने मुलाजिम हैं कि ये सारे घरों में जाकर आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप एमएनएस को इस्तेमाल करें, एमपीओस को इस्तेमाल करें, उन्हीं के अंडर होगा। ये कब बनेगी साहब, ये कब बनेगी? 14 दिन में लोग भूख से बाहर आ रहे हैं। ये बात मैं करना चाह रहा हूं, सुन ले, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं आज उसामा साहब कल और आज यानी लाहौर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, लोग 4-4 दिन से चावल खा रहे हैं। आज हमारे घर में कुछ जानने वाले, जो भी मैं नाम नहीं, तो उन्होंने कहा 4 दिन से हम चावल खा रहे हैं। मैंने अपने घर से आटा दिया, नाम नहीं जाहिर करना चाहिए, लेकिन जो अभी वक्फे से पहले आपने बार्बर की बात की, 7 घर के अफराद हैं, उसके शॉप उसकी बंद है। वो आ गया, उसने कहा जी मैं क्या करूं, मेरी शॉप तो बंद है, बिजली का बिल भी आता है, किराया भी मैंने देना है, मैं खाऊं कहाँ से? उसको राशन मैंने डलवा के दिया। मतलब मैं इंडिविजुअल अपना एक्ट की बात कर रहा हूँ, हमारे गाँव की बात मैं कर रहा हूँ। लाहौर से लोग जो है सारे जो मजदूर दिहाड़ीदार तबका जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के वर्क पे थे, कुछ ठेकेदार थे, वो देहातों में चले गए, यहाँ से निकाल दिया गया, काम उनके बंद हो गए, कारखाने सुन ले अब गांव में पहुंच गए। गांव वाले कहते हैं कि आप पहले तो लाहौर में गए थे, अब हम आपको कहाँ से राशन ला के दें, चलो भागो उधर से। एक और मसला है, जो देहातों में लोग जा रहे हैं, लोग खौफजदा हो गए हैं। शहरों में जो बच्चों को पढ़ाई के लिए शहरों में गए थे देहातों से, वो चले गए डर के शहरों से देहात में। अब बड़े शहरों से लोग फिर वापस चले गए देहातों में। अब हो क्या रहा है, फिर भी राशन मिल जाता है, किराया नहीं होगा, पानी मिल जाएगा, लेकिन शहरों के अंदर जो सूरत हाल है ना, वो लोगों का जो शहर के अंदर है, लोग जो शहर के अंदर लोग हैं, आपको बड़ी आबादी देखें कितने लोग हैं। दादा साहब जो उसके दरबार के बाहर कितने लाखों लोग रोज लंगर खाते हैं। मामला ये है कि जो लोगों के कितने लाख लोग डेली दिहाड़ीदार तबका था, जो मुख्तलिफ आप देखें अच्छा, सड़कों पे खड़े होते थे, इसको जगह जगह पे खड़े होते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी बंद है, कारखाने बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, दुकानें बंद है। मुझे ये बताएं वो लोग कहां से खाएंगे? हुकूमत की तो अभी ऐलानात हो रहे हैं, स्ट्रेटजी बन रही है, उनका डाटा बनेगा और फिर वो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना जो है वो पता नहीं अब गवर्नमेंट का ये कितने और दिन चाहिए प्लानिंग के लिए, कितने और दिन चाहिए तैयारी के लिए। एक तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि गुर्बत बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की प्लानिंग का कोई पता नहीं चलता कि कब है। आप मुझे बताएं, आपने टाइगर यूथ फोर्स बनाने के बाद अगर आपने ये करना था तो पहले हर बंदा कैटर करे अपने को जवार में। एक मिनट आप बताएं किसका मॉडल आप बेहतर समझते हैं? चले ऑपोजिशन, बाकी तो कहीं और नहीं, चले सिंध के पास तो है ना, सिंध हुकूमत ऑपोजिशन में है, उनका मॉडल आपको लग रहा है ठीक है, जहां सड़कों पर लोग आ गए, उन्होंने कोई बेहतर प्लानिंग कर दी, या आप समझते हैं कि जी ये पंजाब और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, चले वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है
तो आप समझते हैं कि उनको ब्लेम देना चाहिए कि इतने दिनों में वो नहीं कर सके? इमरान खान तो कह रहे थे हमारे पास वक्त नहीं है, पहले हम प्लानिंग कर लें किस तरह हमने पहुंचाना है, फिर लॉकडाउन कर्फ्यू करें। वक्त नहीं है। जब चाइना में आया, जब ये चाइना से बाहर की दुनिया में सर चाइना कहां, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी सर। चाइना तैयारी क्या की? मुझे एक बात बताइए डॉलर सर, हजार अरब डॉलर उसके पास है, हमारे पास तो यार बात डॉलरों की नहीं है उसामा साहब, बात डॉलरों की नहीं है, बात है प्रीएम्प्टिव मेजर्स की कि आपको पहले से पता होना चाहिए, चाहे आपके पास 2 रुपए हैं। मसला ये है कि अगर आपको पता था ये मर्द बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान में भी हमें तो उस वक्त होश आया, हमने तो उस वक्त काम स्टार्ट किया जब ताबतान से इतने लोग आ चुके थे, जब बाहर की दुनिया से इतनी दुनिया यहाँ से आ चुकी थी। अमेरिका क्यों नहीं? मेरा पहले ये सोए हुए थे। स्पेन, इटली, जनवरी में इन्होंने क्या किया है, फरवरी में इन्होंने क्या किया है, ये मार्च में आगे अभी तक अस्पतालों में हिफाजती सूट नहीं पहुंचे। आज भी वाईडीए की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी तक वो पीट रहे हैं कि हमें जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि जाके पेशेंट को देखें। अभी तक हिफाजती सूट नहीं दिए गए, अभी तक इनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं पहुंचे। हिफाजती किटें मैं आपको कह रहा हूँ कि लाहौर के अलावा कहीं है ही नहीं, लाहौर और मुल्तान के अलावा। और उसके ऊपर सवाल उठा दिया, कह रहे हैं 12 जगहों पर बना रहे हैं, 12 जिलों बना रहे हैं जी टेस्टिंग के लेबोरेटरी साहब बना रहे हैं। लोगों को रिलीफ मिलेगा। और सर अभी 14 दिन में किया क्या? 2 महीने से ये बात चल रही है, गवर्नमेंट ने तैयारी क्या की यार? इस तरह से इन मुल्कों में तो देखना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, सारा वो भी बुखलाया हुआ है, उसको भी समझ नहीं आ रही। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि डॉक्टर्स को तो कम से कम सब चीजें पहुंचनी चाहिए और तेजी से इस पर अमल होना चाहिए। अगर लोगों तक घरों तक राशन नहीं पहुंच रहा तो जो भी हुकूमत हो वो कसूरवार है। ब्रेक के बाद मिलते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इलाज में किस हद तक पेशरफ्त हुई है। कुछ खुशखबरियां हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। देखिए, पहले तो मैं ब्रेक के बाद सलाम पेश करना चाहता हूं तमाम तिब्बी अमले को, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम हॉस्पिटल जो मिल रहा है, जो सफाई करता है वहाँ, जो चौकीदार हैं, जो एम्बुलेंस का, सब इस वक्त देखिए मैंने खुद पढ़ा कि अब कह रहे हैं कि हमारे अब हीरोज़ एक दफ़ा फिर वो जो तिब्बी अमला है वो बन रहे हैं। बिल्कुल दुनिया बदल रही है। हमारे साथ मैं समझता हूँ इसी तरह एक हमारे मोहसिन जनाब डॉक्टर असद असलम साहब हैं, मेयो हॉस्पिटल के CEO हैं। और डॉक्टर साहब, आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि डॉक्टर्स हदारी में बेचारे लेट गए हैं और वहाँ गिरे हुए हैं, जिस तरह मतलब नींद से चूर होकर 2-2 दिन 3-3 दिन तक मुसलसल काम कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है कि जो मलेरिया की दवाई है उसके कुछ हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं और आप लोगों ने इसका आगाज़ किया है, इस इलाज का। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तो पहला पेशेंट हमारे पास आया था मेयो हॉस्पिटल में 23 मार्च को, और इस वक्त तक हमारे पास तकरीबन 100 पॉजिटिव पेशेंट आए थे, जिनमें थे 9 डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। और इन 9 पेशेंट को हमने पहले दिन से ही क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग शुरू करा दी थी। और जब ये डिस्चार्ज हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद वो घर गए हैं। और उनमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन डिजीज की वजह से या दवाई की वजह से नहीं देखनी पड़ी। इसके अलावा हमारे पास इस वक्त 82 पेशेंट इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, और उन सबको हमने ये एंटी मलेरियल ड्रग शुरू कराई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी पेशेंट में भी जो कोरोना रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो किसी में देखने में नहीं आई है। और हमारा ये मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है कि ये एंटी मलेरियल ड्रग हमें काफ़ी मददगार साबित हो रही है इस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कोई ऐसे भी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक हो, क्योंकि ये जो 28 पेशेंट आप बता रहे हैं भी पॉजिटिव हैं और उनका इलाज हो रहा है, उनमें कितने ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं ख़तरे से उनकी हालत बाहर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई पेशेंट भी हमारा क्रिटिकल नहीं है, सारे माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के साइंस के साथ हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि वो क्रिटिकल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप क्लोरोक्विन की बात कर रहे हैं कि आप उसके जरिए से ये इन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बेतहाशा लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फ क्वारंटाइन में है, घरों में है, या जिनको ये डर है कि उनको शायद अलामात आ रही हैं, तो क्या वो अपने तौर पर भी क्लोरोक्विन इस्तेमाल कर सकते हैं या ये सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इस्तेमाल की जानी चाहिए? जी बिल्कुल, प्रिवेंशन के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसकी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा
कि हमारे पास 196 मरीज टोटल आए मेयो हॉस्पिटल में, और उनमें 92 पेशेंट जो हमने उनको सस्पेक्ट करके दाखिल किया वो 92 नेगेटिव आए कोरोना टेस्ट में। तो इसलिए हर खांसी, जुकाम, बुखार और नजला कोरोना नहीं है। ये पोलन का सीजन भी है, कोई दूसरी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो इसलिए अपने आप में हौसला रखना चाहिए। इसलिए ये ना समझें कि आपको खुदा ना खाता कोई कोरोना की बीमारी का मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पर्सनल भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे वालसा साहब भी डॉक्टर है और मेरी उम्र 40 साल है, तो उनकी प्रैक्टिस को 60 साल तकरीबन। जब से मैंने होश संभाला, जो भी उनके पास पेशेंट आता था नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और मलेरिया में, वो उनको क्लोरोक्वीन लगाते थे और सार, स्टेप्टोमाइसिन, टीका, इंजेक्शन, पेनिसिलिन अगर रिएक्ट नहीं करता था तो फिर उसको कैनासिन का साथ ये लगाते थे। तो मैं देखता था कि वो रिकवरी का उनका रेशो जो है बड़ा ज़बरदस्त है। और वही जिस तरह आपने कहा कि हर नज़ला, ज़ुकाम या खांसी या बुखार जो है वो ज़रूरी नहीं है कि, तो उसके रिजल्ट तो उस 50 साल से मैं देख रहा हूँ बड़े ज़बरदस्त थे। और बेशा वो लोग कहते थे, और बाकायदा उस टीके का इतने असरात थे कि लोगों को फीलिंग आती थी, बाकायदा आंखों से पानी आ जाता था और वो कहते थे कि इस टीके से हमें बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता था कि हर चीज़ को कोरोना नहीं है, इसलिए हौसला हिम्मत नहीं हार रही। इंशाल्लाह ताला इस वबा पर हम जरूर काबू पाएंगे और अपने आप को ज़हन से निकाल दें कि हर मरीज जिसको खांसी जुकाम है वो कोरोना है। और ये दवाई हमारे ऑब्जर्वेशन है कि बड़ी हेल्पफुल साबित हो रही है। इसके साथ एरिथ्रोथीन भी रिकमेंडेड है, एरिथ्रोथीन का भी कॉम्बिनेशन है, वो भी साथ हम दे रही हैं, तो उसके भी ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल पंजाब का मेयो हॉस्पिटल है, आप बाकी लोगों से भी लाइजन आपका है, वहाँ भी बता रहे हैं किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। इस वक्त क्या ओवरऑल सूरत हाल है? आपको कोई इंतजामात में जो तिब्बी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, हिफाजती लिबास वगैरह, उसमें कोई कमी, कोई मसला तो नहीं है? जी देखिए, हमारे पास इस वक्त पंजाब के लेवल पर जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं उसके तकरीबन 257 पेशेंट दाखिल हैं। जहाँ तक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ताल्लुक है, मेयो हॉस्पिटल इस वक्त लार्जेस्ट सेंटर है जो तकरीबन इस वक्त हमने 400 बेड्स एलोकेट कर दिए हैं इसके लिए। और हमने इस लिहाज से उनकी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, जैनिटोरियल स्टाफ के लिए भी हमने सफिशिएंट स्टॉक रखा हुआ है और बड़े ही मोहतात तरीके से हम उनको इस्तेमाल करा रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल इन पेशेंट के पास जो पॉजिटिव हैं या सस्पेक्टेड हैं बगैर प्रोटेक्टिव किट के ना जाए। और यहाँ तक कि हमने आज ओपीडी अपना बाकी बीमारियों के लिए बंद कर दिया मेयो हॉस्पिटल का, और एक्सपो सेंटर में भी सिर्फ और मेयो हॉस्पिटल में 2 ओपीडी सिर्फ बुखार, खांसी, जुकाम और नजले के लिए शुरू कर दिए हैं, ताकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं पूरी प्रोटेक्टिव किट के साथ बैठे और कोई मिक्सचर ना हो मिक्सिंग का, दूसरी बीमारियों का और इन खांसी जुकाम और नजले पेशेंट का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि आप क्लोरोक्वीन के जरिए से इस तरह इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये जो पंजाब में बाकी जिस तरह से डेरा गाजी खान में भी इस तरह के पेशेंट्स हैं, मुल्तान में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हैं, कराची में भी हैं, तो क्या उनसे भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो मर्ज़ है इसको इस तरह की मेडिसिन के ज़रिए से इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, या आपसे लोग कंसल्ट कर रहे हैं बाकी हॉस्पिटल्स या बाकी जो मेडिकल फैकल्टीज़ हैं वो? जी बिल्कुल, हम क्या बेसिकली एक कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाए हैं और उनकी बाकायदा रिकमेंडेशन उन्होंने दी है कि ये दवाई इस डोज में शुरू कर लें। और वो ये जो रिकमेंडेशन एडवाइजरी है ये सारे हॉस्पिटल को चली गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भी अपने तौर पर उन्होंने शुरू कर दी है और हम अपना एक्सपीरियंस जो है वो डेली की बेसिस पर आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे बड़ा जरिया हमारे आप जो जितना आपने हमें चैनल पर लिया और हमसे इंफॉर्मेशन ले रही हैं, इससे बड़ा जरिया और कोई भी नहीं हो सकता। ये पैगाम हमारा सारी सब लोगों तक पहुंच रहा है, सब डॉक्टर तक पहुंच रहा है, सब हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुंच रहा है। और डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस अभी जी बाबर जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कोरोना को बड़ा क्लोजली आप इस सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये मर्ज बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, या फ्यूचर में आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में इसका फैलाव किस तरह से होगा या पंजाब में इसका फैलाव किस तरह से होगा? देखिए, मैं 23 तारीख को जो हमारे पास 23 तारीख हमारे पास टोटल 25 पेशेंट थे कोरोना के,
और आहिस्ता किसी दिन 4 बढ़े, किसी दिन 2 बढ़े, आज होते होते आज 1 अप्रैल है। इस वक्त हमारे पास टोटल कोरोना पॉजिटिव जो मेयो हॉस्पिटल में टोटल जो डिस्चार्ज भी अगर हम उसको शामिल कर लें टोटल 100 जिनमें से 9 हमने डिस्चार्ज कर दिए, 91 इस वक्त हमारे पास दाखिल है। लेकिन क्या नाम इसका सबसे बड़ा जो सर्ज आया, जो एक्यूट राइज आया कर्व में, वो जो मरकज में जो हमारे तबलीगी भाई थे उनमें काफी पॉजिटिव आना शुरू हो गई। रोजाना 2-3 आ रहे थे, लेकिन जब हुकूमत ने इन सबको क्वारंटाइन करके और इनका टेस्ट किया तो पहले दिन ही हमारे पास 19 पॉजिटिव आ गए, कल रात को 9 पॉजिटिव आ गए। तो उनकी वजह से थोड़ा सा एक्यूट साइज हो गया, लेकिन अब हुकूमत ने बिल्कुल रायबंद को क्वारंटाइन कर दिया है। तो इंशाल्लाह उस क्वारंटाइन करने की वजह से जो 2 दिन में एक्यूट कर्व राइज किया था वो अब मेरा ख्याल है कि वो इतना एक्यूटली नहीं। डॉक्टर साहब एज फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, अगर एवरेजली याद है कि ज्यादा बड़े एज वाले ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, छोटी एज वाले, या क्या इसमें बाइफर्केशन? 20 ईयर से 45 ईयर तक लोग ज्यादा हैं, लेकिन 57 वाले भी देखे हैं, 59 वाले भी, 73 वाले भी देखे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिटवीन 20 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। अच्छा, ये तो एक मतलब 20 का हम समझ रहे थे कि ज्यादा एज ज्यादा इफेक्ट, लेकिन जो पॉजिटिव 9 हुए उनकी एज क्या थी जो 9 पॉजिटिव हो गए? जो पॉजिटिव 9 जो डिस्चार्ज कर दिए, जो आपने वो लोग जो सेहतयाब होकर गए हैं वो किस एज के थे, किस एज की रेंज में थे? बिटवीन 30 एंड 45 ईयर्स थे। अच्छा, वो भी यंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि हम रोज़ाना इस पर प्रोग्राम भी करते हैं, हमारा चैनल मुसलसल बता रहा है एहतियात, तो आप लोगों को देख रहे हैं, ज़्यादा बेहतियाती हो क्या रही है लोगों से जो लोग आ रहे हैं इस वक्त पेशेंट? ज्यादा बेचैनी क्या हो रही है? जी, बेहतियाती लोग, क्या वजह है कि ये जो लोग आ रहे हैं उन्होंने क्या इफेक्ट होने की वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास पेशेंट है जिनके घर में मुलाजिम था, वो मुलाजिम उन लोगों से मिलता रहा जो लोग फैमिली पूरी बाहर से आई थी, वो वहाँ से एक्वायर करके इधर घर आया, फिर अपने मालिक को उन्होंने ट्रांसफर किया। तो ये है सोशल डिस्टेंसिंग ना करने का नतीजा, एहतियात ना करने का। वो पूरी फैमिली ने इस मुलाजिम को किया, मुलाजिम ने अपने बाकी जो घर के जो मालिकान थे उनको किया। तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम, ये बेहतियाती है, जिसकी वजह से मर्ज फैल रहा है। और अब जो लोग, जिस तरह आपने कहा कि रायबंद में क्वारंटीना में उनको रखा गया है, तो उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं? यानी मास्क पहनना इनके लिए ज़रूरी है, आपस में ना मिलें, फासला रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और इनको जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि अब ये लोग बाहर ना आए, ना इनसे कोई मिले, ये कितना अरसे तक कम से कम इन लोगों को करना चाहिए ताकि ये और ना फैले? 14 डेज तक रखना है जी। उन सब के हुकूमत ने टेस्ट स्वैब लेके भिजवा दिए हैं, और जिनके पॉजिटिव आ रहे हैं उनको वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, और जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको घरों को भेज रहे हैं। 6 फुट का फासला रिकमेंडेड है, 6 फुट से कम फासले पर ना बैठे एक दूसरे के। तकरीबन ये 2 गज बनता है 6 फुट का फासला। आखिर में ये बताएं डॉक्टर साहब कि अभी जो सूरत हाल हमारे सामने, इसमें ये भी कहा जा रहा है, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, उनको भी कहा गया, पंजाब हुकूमत भी उनसे देख रही है, ये वाला क्या इलाज है प्लाज्मा का कि सेहतमंद शख्स का खून जो है वो लगाया जाए बीमार शख्स को? उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जरूरत शायद नहीं पड़ी आपको। ये चाइना में उन्होंने तजुर्बा किया था कि उन्होंने सेहतमंद लोगों का प्लाज्मा बीमार लोगों में लगाया था, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उसके रिजल्ट अच्छे हैं। पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई तजुर्बा शुरू नहीं हुआ, तो जिसकी बेस पर मैं कोई कमेंट कर सकूं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CEO डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ थे। तो ये बाबर डॉक्टर साहब, ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है कि कम से कम दवाई जो है वो असर भी कर रही है, और जिस तरह हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मुसलसल अनथक मेहनत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला करे। लेकिन उनकी भी आप सबसे यही गुजारिश है कि खुदारा ये सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 6 मीटर का फासला करें, फिजिकल डिस्टेंस बार-बार। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद बताएंगे कि हमजा शहबाज साहब की दरखास्त गई हाई कोर्ट कि जनाब कोरोना का खतरा है तो हमें भी जमानत दी जाए, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है वो हैरान कुन है। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। हमजा शहबाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप सब उनको जानते हैं। एक दौर में वो डिप्टी खादमे आला भी उनको हम कह सकते हैं, और
मैं तो हैरान हूँ। मुझे याद आता है काबीना के इजलास, पंजाब का थे MNA, लेकिन पंजाब काबीना के इजलास की भी वो सदारत किया करते थे। बहरहाल उनकी एक दरखास्त की हाई कोर्ट में और वो कह रहे हैं कि चूँकि कोरोना का खतरा है लिहाजा ज़मानत पर रिहाई दी जाए। और इस पर हाई कोर्ट की तरफ से जज साहिबान के रिमार्क्स ये आए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। उन्होंने तो सारे फैसले हाई कोर्ट के मुअत्तल कर दिए हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया था और सिंध हाई कोर्ट में फैसला आया था कि कोरोना की वजह से कैदियों को ज़मानत पर रिहाई दे दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब के बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं, फैसला भी हुआ गया। उन्होंने कहा कि ये कोई बादशाहत चल रही है कि जिसका दिल करे सारे कैदियों को रिहा करना और उसके बाद डकैतियों में और डाकों में तेज़ी आ गई है। लोग अपने आप को कहते हैं जी हम तिब्बी अमला है, हम चेक करने आ रहे हैं कोरोना का, घरों में घुसते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं। तो उन्होंने वो हाई कोर्ट के तमाम फैसले जो है ना मुअत्तल कर दिए। लेकिन उसके बावजूद उनके वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिटेल में देख लेंगे। और उसके बाद जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भी बहुत बड़े वकील हैं, वो आकर कोर्ट को असिस्ट करेंगे। तो हमारे पास इस हवाले से बात करने के लिए असद खरल साहब मौजूद हैं। वो इन केसेस को बहुत समझते हैं, हत्ता कि वकील भी इनसे मशवरे करते हैं, प्रोसिक्यूशन वाले भी करते हैं। नहीं सर ये तो पता मुझे, नैब हो, बड़े बड़े इदारे आपसे बात करते हैं। चले कई बार तो मैंने ये मामला इत्तेफाक से 30 मार्च को जो मीर शकील उर रहमान साहब की पेशी थी वहाँ पे भी ये मामला ज़ेर बहस है और बड़े माहिर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने ये मामला उठाया। पिछली पेशी पे भी उठाया और 30 मार्च को भी उठाया। हालांकि जज साहब जस्टिस सरदार नईम साहब ने कहा था कि पीछे भी आपने ये बात की थी पिछली पेशी पे, तो उन्होंने कहा उस वक्त शॉर्ट ऑर्डर था, आप डिटेल ऑर्डर आया, यही जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात की है। उसमें ये बात की गई और वहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बैठे थे, वहाँ पे अशतर उसाफ साहब भी बैठे थे और बड़े बड़े वकला भी वहाँ पे मौजूद थे एजाज साहब के साथ और आगे पीछे। बहर एजाज साहब ने ये कहा था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न जो बेंच है जिसमें जस्टिस सरदार नईम साहब की सरबराही में साथ जस्टिस फ़रूक हैदर साहब भी मौजूद थे, तो वहाँ ये बात पहले ही वो मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये बात जो मीर शकील उर रहमान साहब की बेल के लिए ग्राउंड बनाई गई थी उसको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की गई, चूँकि साहब अदालत बिलहाज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चूँकि और ज़मानत का इख्तियार भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को होता है, तो उन्होंने कहा ये मामला जो है आप इस चीज़ को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह लाहौर हाई कोर्ट भी इसमें लीनियड एक व्यू ले, लेकिन उस पर नहीं। अभी इस्लामाबाद जिस तरह चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपका तो फैसला आ गया, तो इसके बाद मेरा ख्याल है अब ये जो एक लॉजिक थी कि अच्छा साहब इस पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं ज़रूर कि जो है क्या नाम है इनका हमजा साहब, ये कैंप जेल में हैं। कैंप जेल में ये उस कमरे में जो अलीम खान का था, अलीम खान साहब जब उस कमरे में ये तो आइसोलेशन में है सर, जब ये उस कमरे से वो रिलीज हुए तो उन्होंने वहाँ पर बेतहाशा पैसा खर्च किया, उसको मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड है, बेहतरीन किस्म का अटैच टॉयलेट है, बेडरूम, बेड उनका वहाँ पर गद्दा, हर चीज है। अलीम खान का तैयार करवाया हुआ कमरा एक्सेप्ट कर लिया। अलीम खान ने हॉस्पिटल टाइप भी वहां पर, ये आइसोलेशन में है, ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट में है। वहां पर इनका बैरिक जो है वो सबसे बेहतरीन बैरिक इन्हीं का है और जहां पर टाइलें लगी हुई हैं, बेहतरीन किस्म का वॉशरूम है, सब कुछ है। मुझे एक बात बताएं कि ये अजीब सी बात है कि जेलों में कैदी भरे हुए हैं, एक बैरक में कई कैदी हैं। बैरक में डॉक्टर साहब जो जेलें हैं गुंजाइश से कई 100 गुना ज्यादा। अब मुझे एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ने की तो ऑर्डर कर नहीं रही, ये अकेले और ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर अपनी मर्जी से। जो घर से इनका खाना आता है, सारा 3 टाइम का खाना इनको घर से आता है, बैरिक इनकी बेहतरीन है, सब कुछ है, तो कोर्ट से ये किस पॉइंट पर रिलीफ लेने चले गए हैं। और मगर अगर चले रिलीफ हो, कोई बीमार कैदी है, वो बेचारे की थोड़ी सजा रह गई है, वो वहाँ पर रह रहा है, उसको ये डर है कि अगर लग गया तो बच नहीं पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर वो मैं तो हैरान हूँ कि ये किस पॉइंट पे किस तरह से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सबसे पहली बात शकील उर रहमान पे भी ये था कि जब नैब ने कहा कि सरकार ये तो अकेले रह रहे हैं वहाँ पर और इनको बेहतरीन फैसिलिटीज मिली हुई है, तो किस बुनियाद पर इनको फोटो इसलिए जारी किया, फोटो जारी करने का पर्पस वो जमानत पर है, मगर पहले ही वो क्वारंटाइन में है। शकील उर रहमान साहब भी क्वारंटाइन में फोटो पता किस लिए नैब ने जारी की, जिसको एक उन्होंने चैनल ने नीले पीले ने बड़ा एक साजिश बना के और गद्दारी उन्होंने कहा कि नैब के ऊपर पर्चा है कि पता नहीं क्या क्या हो जाना चाहिए कि जनाब फोटो जारी हो गई है,
पहले हुसैन नवाज का ये शोर शराबा आया था, जेडी के ऊपर आपने सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं, फोटो के ऊपर जनाब जमीन आसमान एक कर दिया, फोटो कैसे लीक होगी। अब शकील रहमान साहब ऐसे ही है, इनका कमरा भी ऐसे ही है, उससे बहुत बड़ा है। शकील रहमान साहब की फोटो इसलिए जारी की गई कि उस फोटो से पहले उन्होंने कहा जी वो तो इतना छोटे है, उनको सेल में डाल दिया गया है और पता नहीं क्या, इसलिए नैब ने बताया फोटो लीक करने का मकसद मेरा ख्याल शायद ये था कि उनका मकसद ये था कि जनाब ये देखे कमरे का साइज भी देख लें, पीछे बेड भी लगा है, शीट्स भी लगी है, ये लॉकअप का सारा वो पूरा एक प्रॉपर जो उसका व्यू दिखाया कि ताकि जो मनफी एक प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि पता नहीं नैब ने उनको कौन से किले में बंद कर दिया है। तो मामला ये है कि जो हमजा साहब जिस तरह एक टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया है आपको कि जब शहबाज शरीफ आएंगे हमजा बाहर जाएंगे, और आएगा तो शहबाज शरीफ चले जाएंगे बाहर, ये आंख मचोली हो रही है। जब तक कोई एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 8, 10, 15 इसमें मरकजी मुलजम है, जब तक उनको डोगर साहब सामने आमने नहीं करवाया जाएगा उस वक्त तक केस मजबूत बन सकता है, कन्फ्रंट कराया जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ लोग तो उन्होंने जो कैश पाए थे वादामा को आगे बना के बाहर गायब करा दिए, जिस तरह आपने मुश्ताक चीनी देखे, वो पता नहीं कौन अब्बासी और कासम कयूम, फिर एक इनका मकसूद था जो कैशियर, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, करोड़ों रुपए का जो खाते हैं उन सारों को गायब कर दिया कि वादा मगवा मुल्क से बाहर भाग गया। अब मामला यह है कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, 17 को उनको बुला लिया चुके। अब हरी ये है हमजा को कि मैं किस तरीके से निकलूं, क्योंकि जब हमजा से पूछते हैं वो कहते हैं सलमान शहबाज देखते हैं, सलमान से पूछते हैं वो कहते हैं शहबाज से पूछे, शहबाज कहते हैं मेरी अहलिया को पता है, सलमान को पता है, बड़ा नाम है, अमजद परवेज साहब का बड़ा नाम है। क्या पॉइंट क्या है, क्या ये कोई अनोखे लाडले हैं जिनको कोर्ट छोड़ देगी? सर वो कह रहे हैं समाजी फासले, वो कह रहे हैं कि जी जेल में महदूद जगह समाजी सारों के लिए लड़े ना, सारे को ये तो अपनी बैरक है इनके पास, जितने हवालाती हैं कैदी कमजोर होते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा कैदी इनके पास आ जाता है, ये तो अपने पर्सनल कमजोर कैदी कितनों का लड़ा टेस्ट भी करवा सकते हैं इनको, उनका कैदी उसामा साहब कितने जेलों में कमजोर और ज्यादा वाले कैदी जिनकी थोड़ी थोड़ी सजा रहती है, जो हवालाती हैं जिनको सजा नहीं हुई, क्या उनके भी वकील होंगे ये? क्या उनका इनको कंसर्न नहीं है? 10-4 लोगों के भी केस कर लिया करें, बड़े-बड़े लोगों के, बड़ी-बड़ी पुलिसों वाले को तो करते हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म उनका जुमला भी याद आ रहा है कि जब जंग थी और जर्मनी ने तहबाला कर दिया था बरतानिया को, तो उन्होंने कहा जी हमारे अदालतों से इंसाफ हो रहा है तो फिर कुछ नहीं होता, फिर बचत हो जाएगी, हम बच जाएंगे। तो बड़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ हो रहा है और इंसाफ का बोल बाला होगा इंशाल्लाह। कोरोना की वजह से सबको रिहा कर दिया और चोरों डाकुओं का मुकाबला। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबड़ू साहब का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।